ACCA students the new revised standard which is IFRS 18. मैं IFRS 18 की बात करूँ तो IFRS 18 जो स्टैंडर्ड है उसने रिप्लेस किया IS 1 को, करेक्ट. So we'll try to understand what all are the changes in IFRS 18 as compared to IS 1. वैसे देखा जाए तो कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है, but it says that it insists and focuses on clarity and पहला वाला जो स्टैंडर्ड था IS 1 वो ज्यादा फोकस करता था इस बात पे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अभी अभी बोलता है इन्वेस्टर्स, सो इट्स मोर ऑफ इन्वेस्टर ओरिएंटेड कि जो भी इन्वेस्टर है उसको समझ में आए कि मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके के है. सो फुल डिस्क्लोजर इन द सेंस डिस्क्लोजर व्हिच गिव्स मोर क्लैरिटी टू द इन्वेस्टर. अगर आप देखो तो फॉर्मेट में जो सबसे मेजर चेंज हुआ है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दैट्स द मेजर चेंज एरिया, राइट. देखो IS 1 में भी हम कंपैरेटिव कॉलम प्रेजेंट करते थे दिस ईयर प्रीवियस ईयर. IFRS 18 में भी हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरे के पूरे P&L को 5 टुकड़ों में बांट दिया और ये 5 टुकड़े आपको कहीं ना कहीं कोरिलेटेड लगेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से. एटलीस्ट इसके 3 पार्ट्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, उसके अलावा टैक्सेशन एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. तो वी कैन सी हियर ऑन माय स्क्रीन मैंने ये वाले पूरे पोर्शन को ऑपरेटिंग मार्क किया है क्योंकि इसके बाद जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट. सो ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा. सो आपने पहले जैसे करते थे रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है. अब इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को 2 कैटेगरीज में आप प्रेजेंट कर सकते हो, either on the base of the function of the organization or usability. हमने यहाँ पे एक जनरलाइज फॉर्मेट लिया है जो उसने सजेस्ट किया है, राइट. सो इफ आई कम ऑन टू द सजेशंस बाय ACCA, वन सेकेंड, आई थिंक वी वर हियर. हाँ जी, अगर हम यहाँ पे सजेशंस देखते हैं ACCA की तरफ से वेबसाइट पे जो दिख रही है जो एक्चुअली IFRS 18 की है and which you have to probably keep in mind are the suggestions regarding the structure or the categorization, right. line items को किस तरीके से categorize करेंगे. तो अगर आप देखो तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आप लाइन अप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो either on the basis of the functions. और functions में क्या क्या आएगा, let me come on to that part. So functions के क्या कैटेगरी में जो हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, these are the basic functions. Once again, selling expenses, research expenses, general administrative expenses, goodwill impairment loss, other operating expenses. ठीक है. तो यहाँ पर जो भी चीजें हमें रेगुलरली बिजनेस चलाने में मदद करी वो सारी कैटेगरी यहाँ पे आ गई. पहले यहाँ पे 2 चीजें थी, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लेकिन अभी उसकी जगह हमने एडमिन में भी क्लैरिटी दे दी कि नहीं, हमको यही वाले एडमिन एक्सपेंसेस डालने हैं. अब क्या चीजें चेंज हुई हैं अगर आप ध्यान दो तो अगर हमने शेयर्स बेचे खरीदे उस पर कोई गेन और लॉस होता है तो वो हम वैसे पहले कहाँ डालते थे, एडमिन में डालते थे. अब हम इसको कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. क्योंकि ये लॉस या प्रॉफिट हुआ किस लिए, क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, राइट. और उसके कारण आपको ये लॉस हुआ तो ये कहाँ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा. इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वैसे भी आती थी इंटरेस्ट इनकम. प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स आ जाएगा आपका. अब हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे. तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, जो भी आपने लोन वगैरह लिया है उसके ऊपर या जो फंड्स रेज किए. अभी इक्विटी के ऊपर इधर नहीं आता, वो तो डिविडेंड का पार्ट है ना. तो अभी सिर्फ किस पे आएगा, लोन्स पे, बोरोइंग्स पे जो आपका इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन प्रोविजंस, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फैक्टर, वो वैसे भी फाइनेंस कॉस्ट में आता था. अब आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, देन यू हैव योर टैक्स एक्सपेंसेस and then you get the profit from the continuing business, right. अब ये आपकी आ गई 5th कैटेगरी which is discontinued operations, loss of profit from discontinued operation and then you come on to the total income. थोड़ा सा bifurcation और काफी सारा कैटेगराइजेशन.
So now, like I was telling you before, categorization of operating. I'm coming on to the operating category. देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो categorization can be done on the basis of normal trading activities such as cost of goods, salaries, general administrative selling expenses. Yeah, it also includes PPE, depreciation, impairment loss, any profit loss on disposal, right? So these are the categories which have been advised, and these are the categories which we have written down in the format also, right? Now coming back to the next part, ये तो हमारा profit and loss का format हुआ, इसमें कोई confusion है? बिफोर एंड आफ्टर एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे थोड़ा अलग स्ट्रेस हो गया, राइट? बाकी आई थिंक मोटे मोटे तौर पे सब सिमिलर है. उसके अलावा ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को दो फॉर्मेट्स दिए इन्होंने, आपको जो पसंद आ रहा है आपको कर सकते हो. सो ओसीआई विद टैक्स हो सकता है, ओसीआई विदाउट टैक्स हो सकता है, राइट? सो लेट्स कम ऑन टू ओसीआई विदाउट टैक्स. ओके, बिफोर द टैक्स इफेक्ट, इसका मतलब उसका टैक्स इफेक्ट मैं स्टेटमेंट में ही दिखाऊंगी, राइट? मैं नेट इफेक्ट करके नहीं दिखाऊंगी. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हमने क्या देखा था? हमने बस देखा था कि प्रॉफिट लॉस के नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, आप जितनी भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आप लिख लो और फिर नीचे आ जाएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यही देखा था. लेकिन अभी बोल रहे हैं कि ओसीआई स्टेटमेंट में ही आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, which will be classified to PRL, which will not be classified to PRL. तो ये एक चेंज है कि अब आपको कोई ओसीआई देखकर ही समझ जाएगा ये क्लासिफिकेशन वाला है, ये नॉट टू बी क्लासिफाइड वाला है, राइट? तो आपको ध्यान है तो इजी हो गया. IAS 1 में हम वैसे अलग से पढ़े थे इस चीज को. नाउ यू विल रिमेंबर द कैटेगरी इन द फॉर्मेट इटसेल्फ. तो कौन सी चीजें हैं जो रिक्लासिफाई नहीं होगी? रिवैल्यूएशन नहीं रिक्लासिफाई होता है, ठीक है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो भी फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो रहा है वो नहीं रिक्लासिफाई होगा. एम्प्लॉय बेनिफिट के यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान्स के रीमेजरमेंट कंपोनेंट्स, ठीक है? शेयर ऑफ ओसीआई इनकम फ्रॉम एसोसिएट, एसोसिएट का ओसीआई का कंपोनेंट हमारे ओसीआई वाले कंपोनेंट में जुड़ेगा, रिमेंबर? तो ये वो वाला शेयर ऑफ ओसीआई इनकम आ गया. क्योंकि इस पे टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये बिफोर द टैक्स एडजस्टमेंट है. फिर इसके नीचे आएगा इनकम टैक्स which will not be reclassified, क्योंकि बेस रिक्लासिफाई नहीं होगा तो इसका टैक्स अलाउंस भी रिक्लासिफाई नहीं होगा, राइट? एंड द आइटम्स which will it be reclassified, रिक्लासिफाइड में क्या क्या थे? पहला फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस, जो भी IAS 21 में फॉरेन सब्सिडी के ऊपर एक्सचेंज लॉस गेन आ रहा है. दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, और गेन और लॉस ऑन द कैश फ्लो हेजेस, कैश फ्लो हेजेस जाते थे ओसीआई में तो वो भी इसमें आ जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजें, और इसमें इनकम टैक्स रिलेटेड टू दीज आइटम्स विच विल बी रिक्लासिफाइड, क्योंकि बेस रिक्लासिफाई हो रहा है तो वो भी रिक्लासिफाई होगा, राइट? और फिर यहाँ आ जाएगी आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लास्ट में आ गया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब यही नेट ऑफ टैक्स में खाली ये टैक्स वाला आइटम नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा फॉर्मेट सेम है. लुक एट दिस, इनकम एक्सपेंस दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, वही आ गए 4 आइटम्स, ठीक है? और क्योंकि ये नेट ऑफ टैक्स है तो आपने सीधा टोटल प्रेजेंट कर दिया. फिर इनकम दैट विल बी रिक्लासिफाइड, ये आ गए तीनों, और क्योंकि ये नेट ऑफ टैक्स है आपने टोटल प्रेजेंट कर दिया. डन? सो दैट्स द ओनली डिफरेंस वी हैव हियर. ओके, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ओके, एसओसीआई के केस में एक और चेंज, छोटा सा माइनर चेंज, जहां पे आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को अलग से कैटेगराइज कर दिया. तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर आपको पता हो तो IAS 8 क्या रोल प्ले करता था? रिट्रोस्पेक्टिव कोई चेंज लाना है तो इसमें क्या आता था? रिटेन अर्निंग में. तो इसने क्या किया है? इसने बोला है कि पहले आप ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करोगे, फिर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है जिसके कारण रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और रिटेन अर्निंग में चेंज आ रहा है, करस्पॉन्डिंगली एनसीआई में भी चेंज आ रहा है. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम टेक्निकली एनसीआई भी लेते हैं अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट करें तो, क्योंकि एनसीआई इज आल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी, राइट? तो इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा. उसके बाद आपका एडजस्टेड बैलेंस आएगा, अब आप सारे बाकी के चेंजेस करोगे. सो वी हैव सेग्रीगेटेड दिस चेंज फ्रॉम द अदर चेंजेस, क्योंकि बाकी के चेंजेस मे बी आर कॉल्ड इन फॉर चेंजेस एंड दिस इज एन अनकॉल्ड फॉर चेंज. तो यहाँ पे अगर आप देखो इश्यू ऑफ कैपिटल, डिविडेंड, ट्रांसफर्स, पीओएल, ओसीआई, ये बाकी सारी चीजें सेम है,
ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दी ओनली डिफरेंस विच दे हैव मेड इन SOCIE is that they have put changes in accounting policy as a separate header। पहले उसको एडजस्ट करो, उसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो बाकी की नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाएगी। सो चेंजेस इन इक्विटी उसके बाद आएगा। सो देयर इज अ सब हेडिंग कॉल्ड चेंजेस इन इक्विटी और वो उसके बाद आ रहा है। ठीक है, लास्ट में आते हैं बैलेंस शीट पे, पर इसमें एक नोटवर्दी पॉइंट है। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग योर नोटिस टू दिस वन। अ कॉलम शोइंग द सब टोटल अमाउंट्स attributable to the equity shareholders of the parent should be included। तो अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये चल रहा है SOCI, तो आपका कौन सा हिस्सा पेरेंट को एट्रीब्यूटेबल है वो आना चाहिए। कि अगर ये इन बिटवीन पेरेंट बना रहा है, राइट, तो उसके अंडर भी एक सब्सिडरी है, उसका NCI का एक कॉलम है, उसके ऊपर एक पेरेंट है, पेरेंट को कितना एट्रीब्यूटेबल अमाउंट है वो उसका एक कॉलम होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द बैलेंस शीट पार्ट। सो दिस इज द बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मेट, नो मेजर चेंजेस, है ना। यहाँ पे वही हो गया, पहले PP से स्टार्ट किया, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, राइट, एंड फिर आपकी टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। फिर करंट एसेट्स में आपके सारे करंट एसेट्स, सिमिलर ऑर्डर, नो मेजर चेंजेस। हाँ, एक जरूर है, थ्योरेटिकली IFRS 18 कहता है कि हर IFRS लाइक IAS 1B फॉर दैट मैटर यूज्ड टू से बैलेंस शीट इज नथिंग बट अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के दो फॉर्मेट्स होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और दूसरा फॉर्मेट है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। हालांकि थ्योरेटिकली तो बोलता दोनों एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, लेकिन जो फॉर्मेट देने की बारी आई तो उसने यही वाला फॉर्मेट दिया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ही इज नॉट गिवन द फॉर्मेट ऑफ एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल एसेट्स विच शुड बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इक्विटी में देखो सारा आपका कैपिटल, रिटेन अर्निंग, OCI आ गया। टोटल इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द पेरेंट, वैसे भी इसमें हम सब्सिडरी का कोई हिस्सा नहीं जोड़ते, राइट। फिर आया NCI का हिस्सा, राइट, टोटल इक्विटी आ गई। नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या क्या गया नॉन करंट लाइबिलिटीज में, बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटी, प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, एंड देन करंट लाइबिलिटीज आपकी। बोरोइंग, लीज लाइबिलिटी वापस लिखा है टू रिआइटरेट द फैक्ट कि अगर ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है लेकिन इनका 12 महीने में कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो यू आर गोइंग टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, करंट एंड नॉन करंट, और करंट वाला इधर आ जाएगा, नॉन करंट वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, आई सपोज वी आर क्लियर विद दिस। This is all about IFRS 18. As I said again, the major benchmark change is P&L को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना and correlating it to the cash flow statement. So काफी सारी similarities आ जाती है इसमें और cash flow statement में, right? कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी एक फॉर्मेट का पार्ट चेंज किया है इन्होंने। तो IFRS 18 ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी कमेंट किया। यू रिमेंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में हम ग्रॉस कैश फ्लो निकालते थे, फिर हम नेट पे आते थे। नेट पे आने के लिए हम क्या करते थे, टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड माइनस करते थे। एंड देयर वाज दिस मेजर आर्ग्यूमेंट व्हिच वाज गोइंग ऑन कि यार अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में जा रहा है तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में क्यों नहीं जा रहा है, राइट। नाउ दे हैव शिफ्टेड इट टू फाइनेंसिंग। नाउ इंटरेस्ट पेड कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग में। तो आपका ग्रॉस कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे, आप नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पे आ जाओगे। That's it. You don't have to deduct the finance cost. So I believe इसमें कैश फ्लो का भी फॉर्मेट तो दे रखा था। Let me check. We have the format. We can just see through it. But बाकी majority सारा format is similar. There is no major change. This is the structure of equity. ठीक है. So I think we'll sum up this here.